तो बेटा हम लोगों ने कुछ टॉपिक हम लोगों ने पहले पढ़े हुए थे, तो उसमें से एक टॉपिक था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोगों ने डिफाइन किया था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डेल क्यू बाई डेल टी। तो दिस इज कॉल्ड द एवरेज करंट। अगर हम लोग डेल्टा टी टेंड टू जीरो हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस करंट आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। फिर हम लोग अगर आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी को इस तरह लिख लें डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लें फ्रॉम टी वन टू टी टू। तो लिमिट लगाया मैंने टी वन के टाइम समय पे सपोज कर लो चार्ज जीरो था और टी टू के टाइम पे क्यू चार्ज फ्लो हुआ, तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आई टी वन टू टी टू आई डी टी। ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास एवरेज चार्ज का फॉर्मूला वहाँ लिखा हुआ है, तो हम लोग ये जानते हैं कि जब चार्ज फ्लो हो रहा होता है तो बेसिकली कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। तो हमको मालूम करना है अगर कि इफ एन इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, इफ एन फ्री इलेक्ट्रॉन आर मूविंग, अगर एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे जो डेल क्यू लिखे हैं वहाँ पे, तो इस डेल क्यू की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू रिटन एज एन ई। हम लोग यहाँ पे साइन नहीं ले रहे हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आई एवरेज इज इक्वल टू एन ई अपॉन डेल्टा टी। तो इसके ऊपर भी हमको कुछ क्वेश्चन मिल जाए। इसके अलावा हम लोगों ने फिर देखा था, इसके बाद हम लोगों ने देखा था करंट डेंसिटी। एक क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं। करंट डेंसिटी में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर कोई वायर है इसमें से कोई करंट फ्लो हो रही है आई, और इस वायर का जो एरिया है वो ए है, तो यहाँ पे जो करंट डेंसिटी डिफाइन करते हैं वो हो जाता है करंट अपॉन एरिया। अगर हम लोग यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया किसी एंगल पे ले लेते हैं तो यहाँ पे ए कॉस थीटा यहाँ पे आ जाता है। मतलब ये कि जैसे ये वायर फ्लो कर रहा है और करंट इसमें फ्लो कर रही है वायर में आई, और हम लोग अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरह से लें, दिस इज द एरिया वेक्टर, तो यहाँ पे इसके अलॉन्ग जो एरिया वेक्टर आएगा वो आएगा ए कॉस थीटा। तो वहाँ को हमने लिया है, तो यहाँ से आई इज इक्वल टू लिखा जा सकता है जे ए कॉस थीटा। अब करंट डेंसिटी और एरिया बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटीज, तो यहाँ पे लिख दिया जाता है जे डॉट ए, आई इज इक्वल टू जे डॉट ए, ये फॉर्मूला आ जाता है। इसी से आप लोगों को और एक चीज़ मिलेगी कि अगर हमारे पास जो वायर है, सपोज कर लीजिए कि ये वायर इतना बड़ा वायर हमने लिया है और हम इसका सिर्फ छोटा सा एरिया कंसिडर करें ds, तो व्हाट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ, और पूरे में से आई करंट जा रही है, ठीक है, तो ये करंट है आई, तो इस छोटे से में से कितना करंट जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी एस। तो आई इज इक्वल टू हो सकता है इन सरफेस इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस। ये भी एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ये तीन तरह के फॉर्मूले हैं मेरे पास। तो एक ये जनरल फॉर्मूला है करंट डेंसिटी को डिफाइन करने वाला, जिसमें एरिया वेक्टर जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के करंट के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू करंट, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसके परपेंडिकुलर है यहाँ पे। अगर वो कोई एंगल पे बनाएगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर हम छोटा सा सरफेस कंसिडर कर लेते हैं तो हम लोग आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस यूज कर लेंगे। इसके बाद हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात की थी। कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात ये की थी कि दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द conductor. If this is a conducting wire and they attached with a battery, then the free electrons start moving opposite to the electric field. This is the electric field. तो ये अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते समय ये फ्रीली मूव नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा इनके बीच में कोलिजन वगैरह होगा कुछ, तो कोलिजन होने की वजह से इनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई ई टाउ अपॉन एम। तो यहाँ पे ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, बी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये मेरे पास फॉर्मूला आया था। तो इसके हम लोगों ने फैक्टर पढ़े थे, इट इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेज। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों होती है, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम हो जाता है।
ये हम लोगों ने देखा था। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज दिस इम्प्लाइज कोलिजन टाउ डिक्रीजेज, और टाउ डिक्रीज होने से क्या हुआ था कि हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी डिक्रीज हो गया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस, तो ये एक हम लोगों ने पढ़ा था। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या था कि V is directly proportional to I. When the proportionality sign is removed, we get Ri, where R is the resistance of constant. इसकी कुछ फैक्टर होते हैं जिस पे डिपेंड करता है, और एक ग्राफ हम लोगों को मिला था V वर्सेस I का। V वर्सेस I का ग्राफ मिला था जिसमें ये स्ट्रेट लाइन आता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, और जो इसका स्लोप होता है, स्लोप जो होता है वो हमको रेजिस्टेंस बताता है। इसी तरह से एक और ग्राफ आया था जिसमें I वर्सेस V का ग्राफ बनाया गया था, और वहाँ से हमको जो स्लोप मिला था वो कुछ ऐसा मिला था, और यहाँ पे जो स्लोप है वो हमको 1/रेजिस्टेंस देता है। इस तरह से हमने डिस्कस किया था पहले, और टेम्परेचर पे कैसे वेरी करता है ये भी हमने बताया था। फिर इसके बाद हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में देखा था कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस क्या है ये देखा डेफिनेशन। तो रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज, ये हमारा रेजिस्टेंस था। ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, रेजिस्टेंस अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ करंट। क्योंकि जब चार्ज के फ्लो होने में अपोज करेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि करंट को अपोज करेगा, और ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अपोज होगा यहाँ पे। तो इसकी कुछ फैक्टर्स थे। तो सबसे पहला फैक्टर आया था लेंथ, दूसरा फैक्टर आया था यहाँ पे एरिया, तीसरा फैक्टर आया था यहाँ पे टेम्परेचर, और चौथा फैक्टर यहाँ पे आया था नेचर ऑफ मटेरियल। तो नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं की थी मैंने, इसके बारे में हमने बात की थी। तो इन दोनों को कंबाइन करके एक मैंने फॉर्मूला निकाला था, रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पे जो एल है वो लेंथ ऑफ वायर है, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एंड आर इज द रेजिस्टेंस। तो जो यहाँ पे रो आया था ये रेजिस्टिविटी को बताता है। दिस इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फिर हम लोगों ने रेजिस्टिविटी के बारे में भी थोड़ी सी बात की थी। तो रेजिस्टिविटी के बारे में एक बात की थी और उसमें हमने एक रिलेशन निकाला था फिर बाद में। तो रेजिस्टिविटी का रिलेशन कुछ इस तरह से आया था, एम अपॉन एन ई टाउ, ये आपको याद होगा। तो एन ई स्क्वायर टाउ, तो ये आपका एक रिलेशन आया था। तो इसमें मालूम चलता है कि जो रेजिस्टिविटी है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो ये आप लोगों ने देखा था, ठीक है। अब इसके आगे फिर हम लोगों ने क्या देखा था देखते हैं। इसके बाद हम लोगों ने रेजिस्टिविटी का ग्राफ बनाया था, अलग अलग रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाया था अलग अलग मटेरियल के लिए, अगर आपको याद हो। तो हम लोगों ने पहले कंडक्टर के लिए बनाया था। तो कंडक्टर के लिए जो ग्राफ बना था वो कुछ इस तरह से डिक्रीज करता हुआ ग्राफ था। नहीं, जो कंडक्टर के लिए हम लोगों ने बनाया था वो ग्राफ कुछ इंक्रीज कर रहा था इस तरह से। और फिर हम लोगों ने बनाया था सेमीकंडक्टर के लिए। तो सेमीकंडक्टर का जो ग्राफ था वो डिक्रीज करता हुआ ग्राफ था, वो ग्राफ कुछ इस तरह से आया था। और फिर हम लोगों ने बनाया था सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर कह लें के लिए नहीं, फिर हम लोग उसके लिए बनाया था एलॉय के लिए। जैसे निकेल है, मैग्नीन है, उसके लिए बनाया था एलॉय। तो एलॉय के लिए जो बनाया था उसमें देखा था कि ये वेरिएशन बहुत कम होता है, इट इज़ वेरी लेस वेरिएशन, बहुत थोड़ा सा वेरिएशन होता है। इसी वजह से जो मटेरियल होते हैं उनको हम हीटिंग एलिमेंट की तरह यूज़ करते हैं कि हीटिंग करने, हीट प्रोड्यूस होने के बाद भी उनका जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज नहीं होता है। तो उसको हम लोग हीट की तरह यूज़ कर सकते हैं आराम से। अब एक छोटा सा टॉपिक है जो हम लोगों को पीछे से का एक रिलेशन है। आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर। एक होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसको कहीं ना कहीं बोलते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी, या करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक। तो ये भी इस नाम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, चाहे आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पूछा जाए या फिर रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ आर द सेम। इसको कैसे निकालना है देख लीजिए। आपको पता है कि करंट वोल्टेज इज इक्वल टू होता है आई आर, आई इज द करंट एंड आर इज द रेजिस्टेंस एंड वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग यहाँ से अगर R को देखें तो R है क्या, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए।
ठीक है। तो हम क्या करें कि एल को शिफ्ट कर दें और ए को थोड़ा सा आई के नीचे लगा दें, इस तरह वी अपॉन एल इज इक्वल टू आई अपॉन ए इंटू रो। तो जो v अपॉन एल होता है ये आपने पहले से पढ़ा है कि v अपॉन एल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड i अपॉन ए इज करंट डेंसिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा E इज इक्वल टू जे इंटू रो। अब रो को नीचे इस तरह इस साइड ले जाते हैं लेफ्ट साइड में, तो 1 अपॉन रो इंटू ई इज इक्वल टू जे। अब 1 अपॉन रो का हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। 1 अपॉन रो इज कॉल्ड सिग्मा कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा ई इज इक्वल टू जे या फिर जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, क्योंकि दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं तो दोनों को ऊपर वेक्टर लगा दिया हमने इस तरह से। तो ये आपको एक रिलेशनशिप आ जाता है इसमें, इसको आप लिख लीजिए। तो ये कार्बन रिलेशनशिप में दो टर्मिनल हो गए आपके पास, एक कलर 1 हो गया, कलर 2, कलर 3 एंड कलर 4। तो इसमें जो कलर का जो कोडिंग होता है वो यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको कि इसमें कलर कहता है ब्लैक है उसका 0 लिखते हैं, ब्राउन को 1, रेड को, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, ये सब इसकी कोडिंग है 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, बी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। अब इसके अलावा जो यहाँ पे दिखा जो आपको फोर्थ कलर दिख रहा होगा यहाँ पे, ये फोर्थ कलर यहाँ पे गोल्ड है। ठीक, तो गोल्ड, सिल्वर और नो कलर तीन, इसमें भी जरूरी नहीं है कि फोर्थ कलर हो, कभी कभी फोर्थ कलर होता है और नहीं होता। फोर्थ कलर में भी दो कलर आते हैं यहाँ पे, एक आता है गोल्ड जो दिख रहा है आपको, एक आता है सिल्वर और एक होता है कभी होता ही नहीं है। तो अगर गोल्ड है तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। तो ये देखो ये आप देख रहे होंगे कि गोल्ड के बाद का जो आपके पास मेंशन है यहाँ पे, ये देखिए गोल्ड से जो है यहाँ पे ये आपका ये टॉलरेंस है, ये पूरा पोर्शन जो है ये टॉलरेंस का है, ये टॉलरेंस है। टॉलरेंस का यहाँ पे मतलब ये होता है कि अगर आप कोई रेजिस्टर यूज करते हैं तो वो एग्जैक्ट कभी भी नहीं होगा। जैसे आपने बनाया वाला 57 ओम, तो फिर एग्जैक्ट 57 ओम नहीं होगा, वो कुछ कम और कुछ ज़्यादा प्लस माइनस लेके काम करते हैं। तो वो प्लस माइनस क्या होता है, जैसे मान लीजिए गोल्ड है तो प्लस माइनस 5% होगा, सिल्वर है तो प्लस माइनस 10% होगा, और नो कलर है तो प्लस माइनस 20% होगा। तो ये हमको याद रखना होता है इस तरह से। अच्छा, दिक्कत जहाँ कहाँ पे आती है, अच्छा इसी बात बता दें, जैसे ये ब्लैक, ब्राउन, रेड है, तो जो ये वो नंबर लिखे हैं ना, वो नंबर को हम लोग 10 टू दी पावर में लिखते हैं इस तरह से। कैसे लिखते हैं मैं अभी बताता हूँ, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा इसको याद करने का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को मैं लिख दे रहा हूँ, आप देखिए। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। अब इसमें जो कोडिंग कैसे है, ये फर्स्ट लेटर है बी, बी फॉर ब्लैक, ब्लैक के लिए 0 लिखते हैं। फिर सेकंड लेटर है ब्राउन, ब्राउन के लिए 1 लिखते हैं। फिर तीसरा थर्ड लेटर है आर, आर फॉर रेड, उसके लिए हम लोग 2 लिखते हैं। फिर फोर्थ लेटर है हमारे पास ओ, ओ फॉर ऑरेंज, इसके लिए 3 लिखते हैं। फिर ये हमारे पास है येलो, येलो के लिए हम लोग 4 लिखेंगे, ऑफ कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर अगर जी फॉर ग्रीन में सिर्फ जी लेते हैं, जी में ग्रीन, तो जी ग्रीन का होता है 5, ब्रिटेन का बी, बी फॉर यहाँ पे देते हैं 6, हेड का कुछ नहीं होता, वेरी का हम लोग लेते हैं यहाँ पे वायलेट, उसका होता है 7, गुड का मतलब हम लोग यहाँ पे लेते हैं ग्रे, उसका होता है 8, और वाइफ को हम लोग डब्ल्यू लेते हैं, उसका होता है वाइट, और ये होता है 9। ये हमारे पास इस तरह से कोडिंग आ जाती है। अब क्वेश्चन उठता है कि इसको हम लिखते कैसे हैं, तो मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूँ। आप देख रहे होंगे इस टेबल में फर्स्ट फिगर, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस इस तरह से दिया होगा। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट फिगर, फर्स्ट एंड सेकंड बैंड, फर्स्ट और सेकंड बैंड कैसे, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, इसमें जो पहला वाला कलर है वो आपको दिख रहा होगा ब्राउन है, जो थर्ड सेकंड वाला कलर है वो आपको दिख रहा होगा ब्लैक है, और जो थर्ड वाला कलर है वो आपको दिख रहा होगा कि रेड है, और फोर्थ कलर आपको दिख रहा होगा गोल्ड है, वो मैंने लिखा हुआ है। तो लिखने का तरीका आप पहले लिख लीजिए, इस तरह जो लिखा है उसको आप पहले राइट लिख लीजिए। कह रहे पहले लिखा है ब्राउन, फिर लिखा है ब्लैक, फिर लिखा है रेड, और फिर लिखा है गोल्ड। ये आपको कभी कभी एग्जाम में यही दे देता है, इसी तरह लिख के कि एक कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें जो कलर बैंड वो इस तरह से ब्लैक, ब्राउन, ब्लैक, रेड, गोल्ड, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द कार्बन रेजिस्टर। तो उस तरह की सिचुएशन में अब कोडिंग कर लीजिए। तो ब्राउन का क्या है, ब्राउन का 1 है तो यहाँ 1 लिख दीजिए, क्योंकि फर्स्ट है, लिखा है ना फर्स्ट एंड सेकंड बैंड, तो फर्स्ट बैंड ये रहा 1 लिख दिया। सेकंड बैंड ब्लैक है, ब्लैक का क्या होता है 0, तो वहाँ 0 लिख दीजिए, फिर इनटू लगाइए। अब इसे थर्ड बैंड, तो
थर्ड बैंड के लिए मल्टीप्लायर दिया गया है, इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखना है। कैसे लिखना है? रेड, रेड का मतलब हो गया 10⁻², सेकेंड वाले थर्ड में 10⁻²। जो फोर्थ बैंड होता है उसके लिए हम लोग प्लस माइनस लगाते हैं, प्लस माइनस। गोल्ड, गोल्ड जो है वो फोर्थ बैंड है, फोर्थ बैंड के लिए टॉलरेंस, गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5%। तो इसको हम जब पूरा लिखेंगे तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 5%। या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं 1 किलो ओम प्लस माइनस 5%, ये भी आप निकाल सकते हैं। ये एक पूरा इसका मेथड है लिखने का, इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ था इस जगह पे, तो 10 इंटू 10⁻² होगा, क्योंकि वो रेड का 2 है ना वहाँ पे, वो हमने बता दीजिएगा थोड़ा सा, इसको आप ध्यान दीजिएगा सही से। ठीक, ये आपका एक कार्बन रजिस्टर हमने बना के दिया है आपको। इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें 3 कलर हैं, पहला है ब्लू, दूसरा है ब्लैक, तीसरा है रेड और फोर्थ वाला गोल्ड है। गोल्ड कलर मेरे पास था नहीं, से मैंने यहाँ पे गोल्ड लिख दिया है। तो आपको बताना है कि इसका कार्बन रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। आप सोचिए क्या आएगा यहाँ पे। मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप देखिए। इसमें आपको पहला दिया हुआ है ब्लू, आपको ब्लू का मालूम होना चाहिए क्या होता है कोडिंग, ठीक है। ब्लू, ब्लैक और रेड, तो ब्लू की जो कोडिंग है वो है 6, फिर है ब्लैक, ब्लैक की कोडिंग जो है वो है 0, और फिर है यहाँ पे रेड, और रेड की जो कोडिंग है वो है 2, और गोल्ड है, तो गोल्ड के लिए क्योंकि हम लोगों को लेना होता है टॉलरेंस, तो ये होता है प्लस माइनस 5%। जिसमें रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो आ जाएगा 6 इन 0 इंटू 10⁻² प्लस माइनस 5%। तो ये हो गया 60 इंटू 10⁻² प्लस माइनस 5%, या इसको आप लिख सकते हैं 6 ओम, 6 किलो ओम प्लस माइनस 5%। ये आपका आंसर है, यहाँ पे आ जाएगा सर। नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन। इसमें आपको दिख रहा होगा कि देयर आर ओनली 3 कलर बैंड। तो इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आप सोचिए, करिए अपने आप। तो नाउ देयर आर 3 कलर। ग्रीन, ग्रीन का जो कोडिंग होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रीन की कोडिंग क्या होती है। तो ग्रीन की जो कोडिंग है वो है 5, यहाँ पे 5 लिख लिया। फिर है यहाँ पे ब्लू, ब्लू की कोडिंग होती है 6, तो मैंने 6 लिख लिया। फिर इंटू लगा देंगे। फिर है रेड, रेड का होता है 10⁻² हो जाएगा, प्लस माइनस। अब देखिए फोर्थ कलर है ही नहीं यहाँ पे, जब फोर्थ कलर नहीं होता है तो टॉलरेंस हम लोग लिखते हैं प्लस माइनस 20%। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5600 प्लस माइनस 20% ओम, या आप ऐसे लिख सकते हैं 50.6 प्लस माइनस 20 किलो ओम। तो ये भी लिखा जा सकता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको कलर कोडिंग नहीं दिया रहता है, आप खुद से कलर कोडिंग पूछ लेता है। जैसे आपको मान लीजिए आपको एक वैल्यू दे दी इन्होंने 750 इंटू 10⁻6 प्लस माइनस 10% ओम। अब आपसे पूछेगा फाइंड कलर कोडिंग, फाइंड कलर कोडिंग। तो इसकी आप कलर कोडिंग बता दीजिए, सोच लीजिए क्या होगा, देख के बताइए अपने आप। इसे सोचिए कितना होगा। 7 क्या होता है, 5 क्या होता है, 6 क्या होता है, और 10% क्या होता है। बस कलर आप लिख के एक फिगर से लिख लीजिए कलर को, हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 7, तो 7 का जो कोडिंग कलर होता है वो होता है वायलेट। फिर लिखा है 5, 5 का जो कोडिंग है वो आप लोग का होता है ग्रीन। फिर है 6, 6 का जो कोडिंग होता है वो होता है ब्लू। और फिर है 10%, तो 10% का जो कोडिंग होता है वो होता है यहाँ पे सिल्वर। तो आपके पास जो कलर कोडिंग आएगी, कोडिंग हो जाएगी वॉयलेट, ग्रीन, ब्लू, सिल्वर। ये आपकी कलर कोडिंग हुई, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। आप लोगों ने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस पढ़ा था। हाँ, आप लोगों ने एक ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था पिछले चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में। तो उसी तरह से यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस है। तो इसमें भी आपके पास दो हैं, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आप लोग जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में
जो डायग्राम बनेगा जैसे आप लोगों ने कैपेसिटर में बनाया था कुछ कुछ वैसे ही बनेगा। जैसे फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, और इनको हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक, तो ये इस तरह से अगर एंड टू एंड कनेक्शन हम लोग करते हैं तो एंड टू एंड कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या होगा कि जैसे हमारे दो रूल यहाँ पे भी होते हैं। तो रूल वन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट इज सेम। इन सीरीज कॉम्बिनेशन current is same in all resistance। जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं सब में करंट यहाँ पे सेम होता है। और जो सेकेंड रूल है वो ये है कि अगर हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V1 है, सेकेंड के अक्रॉस वोल्टेज V2 है, थर्ड के अक्रॉस वोल्टेज V3 है, तो इन तीनों का जो सम होगा दैट इज द इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज V। जैसे यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज हम V ले रहे हैं तो यहाँ पे जो वोल्टेज होता है V इज इक्वल टू वो V1 प्लस V2 प्लस V3 इस तरह से हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमको मालूम है अभी कैसे हो रहा है वो आगे हम लोग प्रूफ कर देंगे इस चीज़ को तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक यहाँ पे टॉपिक पॉइंट होता है इससे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाते हैं तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड लाइक दिस। इसमें हर रेजिस्टेंस एक के ऊपर एक होगा और सारे रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड एक साथ कनेक्ट होगा, सेकेंड एंड एक साथ कनेक्ट होगा, और फिर इन दो एंड को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी मेरे पास तीन रेजिस्टेंस है, दे आर R1, R2 एंड R3, and the battery B is applied across the combination of these resistance। तो यहाँ पे भी there are the two rule। तो rule number one, potential difference is same, potential difference is same across each resistance। जितने भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, जितने भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होंगे। एंड द रूल नंबर टू, अब क्योंकि यहाँ से एक करंट निकलेगी आई, ये करंट आके इस एंड पे तीन अलग अलग मैग्नीट्यूड में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, I1, I2 एंड I3। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूल नंबर टू होता है द नेट करंट गिवन फ्लोइंग फ्रॉम बैटरी इज इक्वल टू द sum of the individual current flowing through each resistance connected in parallel combination। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेकंड रूल हो जाता है। तो ये इस तरह से हमारे पास दो कॉम्बिनेशन बनते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट वोल्टेज इज इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 और पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट करंट इज इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस I3। अब अगर हम लोग आप लोग बुक से भी थोड़ा सा पढ़ेंगे अपने से, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, मैं आपको बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ। देखिए जो V1 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें से अगर I करंट सपोज और निकल रही है तो वो I सब में से पास करेगी, तीनों रेजिस्टेंस में I करंट फ्लो करेगी। तो जो V1 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी IR1, V2 की वैल्यू हो जाएगी IR2 और V3 की वैल्यू हो जाएगी IR3। यहाँ पे V ले लिया मैंने, तो V इज इक्वल टू, जब सब में से I को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा I1 प्लस I2 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। I को नीचे ले आए तो V अपॉन I इज इक्वल टू, ये हो गया R इक्विवेलेंट, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हम लोग जो है इसको पूरा का पूरा फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। ये आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन पूरा आ गया, देख लीजिए इसको। ये आपको याद होगा कि ये जो फॉर्मूला आया ये एकदम कैपेसिटेंस में जो फॉर्मूला आया था एग्जैक्टली वैसे ही फॉर्मूला आया है। कैपेसिटेंस में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था वैसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है। अब हम लोग आते हैं जरा पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है। अच्छा, हमें पता है कि सब में वोल्टेज सेम है, मतलब R1 के अक्रॉस भी वोल्टेज V होगा, R2 के अक्रॉस भी वोल्टेज V होगा, R3 के अक्रॉस भी वोल्टेज V होगा। तो V इज इक्वल टू हम देखें
तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वो होगा I1R1। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू कितनी आएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी V/R1। सिमिलरली हम लोग I2 देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा V/R2। I3 देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा V/R3। और इन I1 I2 I3 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दें, तो ये हो गया V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। V कॉमन, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये I है तो ये नीचे आ गया। I/V इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और जो यहाँ पे लिखा है ना ये I/V, इसे हम लोग ले सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट, क्योंकि ये पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट होगा वो इतना आएगा रेजिस्टेंस। तो ये हो गया 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा पास फॉर्मूला हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो इसके बाद अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा देखें, जैसे कि आपको पता है कि इन सीरीज करंट आर सेम, करंट आर सेम। अगर करंट सेम रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। मींस अगर आपके पास तीन अलग अलग रेजिस्टर कनेक्ट हैं, सपोज कर लीजिए जैसे यहाँ पे मेरे पास ये हमें तीन अलग अलग रेजिस्टेंस लिए, एक लिया 10 ओम, एक लिया मैंने 20 ओम, और एक मैंने लिया 30 ओम, और इसको मैंने किसी बैटरी V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब आपसे पूछता है कि ये इसमें सबसे ज़्यादा वोल्टेज किसके अक्रॉस होगा, क्योंकि करंट तो सेम है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। तो ये एग्जांपल के फॉर्म में हमने बता दिया। तो दैट मीन्स अक्रॉस 30 ओम वोल्टेज इज मैक्सिमम। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो हमको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, V कांस्टेंट हो गया, तो जो I होगा दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होने का मतलब कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके पास कम वोल्टेज कम करंट जाएगी। मतलब अगर हम लोग दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर लें, एक 10 ओम और एक 50 ओम, और हम लोग यहाँ पे एक बैटरी लगा दें V वोल्ट सपोज कर लीजिए, ठीक है, तो इसमें 10 ओम में ज़्यादा करंट जाएगी, 50 ओम में कम करंट जाएगी। लार्ज करंट फ्लो इन 10 ओम, क्यों? बिकॉज द करंट ऑलवेज फ्लो लीस्ट रेजिस्टिव पार्ट। मैक्सिमम करंट हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस, जिसपे कम रेजिस्टेंस होगा जिस पाथ में, उसमें जाएगी। ये आपको याद रखना होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द करंट इज ऑलवेज फ्लो इन लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। करंट इज फ्लो ओनली इन लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, जिसमें भी इसको लीस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा उस पाथ में जाएगी मैक्सिमम करंट। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग सेकेंड वाला पॉइंट हो गया, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि सपोज अब आप लोगों ने पोटेंशियल पावर देखा होगा, पावर, तो पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, फिर होता है V स्क्वायर अपॉन आर, और फिर होता है I स्क्वायर आर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में, इसको अभी हम फिर से पढ़ा देंगे एक बार। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर की हम लोग बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर ये होता है। ठीक है। इसके लिए जरूरी नहीं कि हम लोग जो है वो सीरीज पैरेलल में, दोनों में यही होता है पावर। तो हम लोग अगर सीरीज और पैरेलल के केस में देखेंगे कि किसके अक्रॉस ज़्यादा पावर हमको मिलेगी, 10 ओम के अक्रॉस, 20 ओम के अक्रॉस, या 30 ओम के अक्रॉस, तो यहाँ पे भी आपको यही चीज़ ध्यान देनी है कि सीरीज में है कि पैरेलल में। जैसे अगर सीरीज में होगा तो पावर का जो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन, वो हमेशा आई स्क्वायर आर यूज़ करेंगे, और जब पैरेलल में होंगे तो पावर का फॉर्मूला आप जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे V स्क्वायर अपॉन आर। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में आई सेम है, सब में आई सेम रहेगा, और पैरेलल में V सेम है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ से समझ में आता है पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ से एक और आपको पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है।
तो अगर हम यहाँ पे रेशियो निकालें, तो अगर हम मान लीजिए आपके पास एक रेशियो हम निकालें कि P1 रेस टू P2 रेस टू P3, तो ये हमारे पास जो रेशियो आएगा ये सिंपल रेशियो आ जाएगा R1 रेस टू R2 रेस टू R3। लेकिन अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला निकालेंगे क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा P1 रेस टू P2 रेस टू P3 इज इक्वल टू 1/R1 रेस टू 1/R2 रेस टू 1/R3। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, आप लोगों ने जो सीरीज ऑफ पैरेलल का फॉर्मूला देखा, सीरीज में हमारे पास जो फॉर्मूला आया था इक्विवेलेंट का, वो आया था R1 प्लस R2 प्लस R3, और जो पैरेलल में फॉर्मूला आया था वो आपका आया था 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अगर तीन रेजिस्टेंस की हम लोग बात करें, तो इसमें क्या होगा कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, दिस इज द, तो इसमें क्या होगा सीरीज वाले में आप देख सकते हैं, जैसे हमने 10 20 30 को मान लीजिए सीरीज में लगाया, 10 20 और 30 सीरीज में लगाया, तो इसमें जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, सोचिए जरा। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर का वैल्यू आएगा वो आएगा 60 ओम। ठीक है, अगर हम इसी तरह से 10 20 और 30 को पैरेलल में लगा दे, 10 20 और 30 को पैरेलल में लगा दे, तो 10 20 30 पैरेलल लगाने पे जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, जरा सोचिए। ये आएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। तो ये हो जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 10 20 30 कैल्सियम लेंगे तो ये जाएगा 60। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 प्लस 3 प्लस 2 11, 11/60। तो आर पी इक्वल टू हो गया 60/11 ओम, और 60/11 ओम का होगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 होल 5/11 ओम के आसपास आएगा आंसर। ठीक है, अब ये देखिए कि हम दिखाना क्या चाहते हैं यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि जो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है दिस इज ग्रेटर देन 30 ओम, और जो पैरेलल में हमारा रेजिस्टेंस आया है दिस इज लेस देन 10 ओम, जो हमारा जो मेन टारगेट है दिखाने का। मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट आता है वो जो लार्जेस्ट रेजिस्टेंस लगा होता है उससे भी ज़्यादा आता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे जो छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम आता है। तो ये हमको यहाँ पे बताना था, तो मैंने यहाँ लिख दिया है आर एस इज ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस इन सर्किट, और आर पी इज लेस देन लीस्ट रेजिस्टेंस इन सर्किट। इसीलिए हम लोग अपने घर में जितने भी अप्लायंस होते हैं वो सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे घरों में जितने भी कॉम्बिनेशन जितने भी सर्किट अप्लायंस होते हैं वो सब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, और जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा तो पूरे घर का जो रेजिस्टेंस होगा वो ओवरऑल और कम हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो हमारे घर में मैक्सिमम करंट आ पाएगी और हम लोग मैक्सिमम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। Now, if we have a two resistance in series, मैं अभी दो रेजिस्टेंस के लिए काम करता हूँ, और यही दो रेजिस्टेंस को अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दें, ठीक है, मतलब ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है, ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है। हम लोगों ने सेम बैटरी ली है, सिर्फ सीरीज और पैरेलल अलग अलग किया। सब कुछ इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे, नेट वोल्टेज क्या है, नेट रेजिस्टेंस क्या है, नेट करंट क्या आ रही है, सब कुछ। सबसे पहले करंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। इसमें जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 इन केस ऑफ सीरीज। जब हम लोग पैरेलल में जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। शॉर्ट में लिखेंगे तो RP इज इक्वल टू लिखा जा सकता है R1 R2 अपॉन
R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया। इसी तरह से अब हम लोग बात करेंगे वोल्टेज की और करंट की। चलिए, तो यहाँ पे I करंट फ्लो कर रहा होगा, यहाँ पे भी I करंट फ्लो कर रहा होगा, जिसमें से इसमें I1 जा रहा होगा और इसमें I2 जा रहा होगा। खैर, पहले हम सीरीज के लिए काम करते हैं, तो करंट तो दोनों में सेम रहेगा। तो यहाँ पे करंट का फॉर्मूला होगा V अपॉन आर एस। आर एस इज द सीरीज रेजिस्टेंस, तो I इज इक्वल टू हमारे पास हो गया V अपॉन R1 प्लस R2। मेरे ख्याल से सीरीज में सब किसी को दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ की। अब हमारे पास नेट रेजिस्टेंस हो गया, कितनी करंट फ्लो कर रही सर्किट में वो हो गया। तो हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अलग अलग होता है, V1 V2। तो अगर हम V1 की बात करें तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा IR1 और V2 इज इक्वल टू हो जाएगा IR2। कैसे? ओम्स लॉ लगा दिया मैंने। अगर हमारा एक रेजिस्टेंस है, उस पर फ्लो होने वाला करंट हमको पता है, तो उसके क्रॉस वोल्टेज V इक्वल आई आर होती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा I की जगह पे V अपॉन आर एस इंटू R1। ये V1 का फॉर्मूला हो गया। V2 का हम जब फॉर्मूला निकालेंगे V अपॉन आर एस इंटू R2। ये हम लोगों ने निकाल दिया इस तरह। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सीरीज के लिए पूरा चीज़ होंगे। सीरीज के लिए एक ए, बी और ये सी। हमने ए में निकाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बी में निकाला नेट करंट और सी में निकाला हम लोगों ने इंडिविजुअल वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस कनेक्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आप अगर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन दे दूं, चलिए, जिससे आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकें। नाउ, ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमको मालूम चल रहा है कि दो रेजिस्टेंस है, 10 ओम के और 50 ओम के, और इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया विद दी 200 वोल्ट बैटरी। नाउ हमारा क्वेश्चन भाई तीन तरह के क्वेश्चन। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 10 प्लस 50 60 ओम। ईजी हो गया। फिर हम लोग निकालेंगे नेट करंट। तो नेट करंट का मतलब होता है वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे 60 है, तो ये हो गया 20 अपॉन 6 एम्पियर। 20 अपॉन 6 एम्पियर। ठीक है, फिर हमको निकालना है वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम एंड 50 ओम। तो वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट ओम कैसे निकालेंगे? आई इंटू R1। तो आई यहाँ पे है 50 अपॉन 6 इंटू 10, तो ये हो गया 200 अपॉन 6 वोल्ट। हम लोग जब निकालेंगे वोल्टेज अक्रॉस सेकेंड रेजिस्टेंस, तो वो हो जाएगा 20 अपॉन 6 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 6 वोल्ट। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करने पे, V1 V2 को ऐड करने पे क्या आता है। अगर हम V1 V2 को ऐड करें तो 200 अपॉन 6 प्लस 1200 अपॉन 6, ये हो गया 1200 अपॉन 6 इज इक्वल टू 200 वोल्ट, और जो कि आप देख रहे हैं कि अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने ये भी चेक कर लिया कि हाँ V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V होता है। ये मेरा एग्जाम्पल हो गया पूरा, इसको आप कर लीजिए तो मैं आगे आ करूँ। चलिए, हम लोग अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो I1 और I2 जो है वो R1 R2 में जा रहा है। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, तो R1 के क्रॉस भी V वोल्ट होगा, R2 के क्रॉस भी V वोल्ट होगा। तो एक तो फॉर्मूला ये है I1 को निकालने के लिए, सिंपल तरीका कि V अपॉन R1 और I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 करके हम लोग निकाल लें। सिंपल, बहुत सिंपल हो गया। और जो नेट करंट होती है वो हमको पता है कि नेट करंट इज इक्वल टू V अपॉन आर पैरेलल। आर पैरेलल ऊपर दिया है, ये निकाल लिया हमने। एक तो ये काम हो सकता है हम लोगों का, एक ये मेथड है फर्स्ट मेथड, अगर हमको इस तरह का डायग्राम बना के दिया है तो ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि इसमें दो रेजिस्टेंस होते हैं या तीन रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, और इनको हमने पैरेलल में इस तरह से कनेक्ट किया है, और मेन करंट आ रही है I, जो कि I1 I2 में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। हमें अब निकालना है I1 I2 इन टर्म्स ऑफ I। ठीक, तो ये हमारा सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड कैसे करते हैं देखिए जरा। अगर बैटरी लगी हुई है तब तो आप सिंपल इन दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन तो अब सेकंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है I1 I2 इन टर्म्स ऑफ I, या आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में I1 I2 इन टर्म्स ऑफ I।
कैसे लिखेंगे देखिए, कैसे निकालेंगे। अब हमको अगर आई आ रहा है, अच्छा इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो तो मुझे पता ही है, वो होगा आर पी इज इक्वल टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। ठीक है, तो वोल्टेज कितना होगा इन दोनों टर्मिनल के बीच में, आई मालूम है आर मालूम है, तो वोल्टेज इज इक्वल टू होता है आई इंटू आर पी। तो यहाँ पे वी कितना आया, अच्छा वी आ चुका है। ठीक है, अब आप एग्जैक्टली ऊपर वाला जो फॉर्मूला लिखा है मैंने आई वन आई टू वो लगा लीजिए। तो आई वन इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आर वन, और वी की वैल्यू हमको पता है आई आर पी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसे इस तरह से, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ तो नीचे लिखने में दिक्कत करेगा फिर बाद में। तो वी इज इक्वल टू हो गया आई आर पी। तो अब हम यहाँ से जरा आई वन निकाल के देखते हैं। तो आई वन का फॉर्मूला ऊपर लिखा है वी अपॉन आर वन, वी की जगह पे आई आर पी अपॉन आर वन। देखो आर वन आर पी लिखा है ऊपर, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, इसको भी रख दीजिए यहाँ पे। तो आई वन इज इक्वल टू हो गया आई अपॉन आर वन इंटू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। तो आर वन से आर वन कैंसिल, तो ये हो गया आई आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। ये आपके पास आई वन आ गया इन टर्म्स ऑफ आई। इसी तरह से आप जब आई टू निकालेंगे तो वो आएगा आई आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू। तो ये आपको क्या आ गया आई वन आई टू इन टर्म्स ऑफ आई। इस तरह से भी हमको जो है करंट निकालने के लिए कभी कभी पूछ लेता है सेकंड मेथड से। तो फर्स्ट मेथड में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको वी पता है तो आई वन आई टू आराम से निकाल लिया। लेकिन अगर आई के टर्म्स पे निकालना होगा तो फॉर्मूला लगाएंगे आई आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू और आई आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू। ये जो दो रिलेशन है तब के लिए, तीन रिलेशन होते तो क्या होते वो मैं आगे करूंगा। इसको आप पहले देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। नाउ सपोज देयर आर द एन आइडेंटिकल, if n identical resistance are connected in series combination, means there are the so many resistance and all are the resistance are connected in series like this. These are the n resistance are connected in series combination. Okay, r. There are small n resistance. So now the equivalent is the r s is equal to nr. Similarly, if n resistance are connected in parallel combination, so then in this situation the equivalent resistance is equal to R upon N, all are the R। ठीक है, ये हमको दो चीजें याद रखनी होंगी। इसके अलावा अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें, जैसे यहाँ पे अगर इंडिविजुअल वोल्टेज कितना आएगा, तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल वोल्टेज आएगा उसको हम लोग लिख सकते हैं V प्राइम इज इक्वल टू V प्राइम, प्राइम मतलब एक सिंगल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, नेट वोल्टेज अपॉन N। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे इंडिविजुअल करंट कितनी आएगी, क्योंकि हर आर्म में करंट अलग अलग होती है। यहाँ पे जो नेट करंट आएगी वो हो जाएगी आई प्राइम इज इक्वल टू आई अपॉन एन, आई प्राइम इज इक्वल टू आई बाई एन। तो ये आपको याद रखना है। अब ये कैसे आता है तो इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब आप लोग इतना पढ़ लिए हैं कि हाँ अपने से कोशिश करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा ये। इसके अलावा एक कुछ पॉइंट्स हैं वो आप याद रखेंगे। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करें, ये हमारे पास मान लीजिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन है ढेर सारा। ठीक है, इसमें सपोज कर लीजिए कि हमने बैटरी लगाई हुई है, इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हैं। सपोज कर लीजिए कि अगर ये सर्किट ब्रेक हो जाए, यहाँ से ये सर्किट ब्रेक हो गई, तो अब इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है और इसी तरह का हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है और उसमें भी बहुत सारे रेजिस्टेंस और बैटरी लगाए हैं हम लोग, और उसमें से कोई एक रेजिस्टेंस खराब हो जाए या एक रेजिस्टेंस जो है हम बंद कर दें, सपोज हमने ये वाला रेजिस्टेंस ब्लॉक कर दिया, तो सिर्फ इस वाले रेजिस्टेंस में, सिर्फ इस वाले रेजिस्टेंस में हमारे पास करंट नहीं जाएगी, थर्ड वाले रेजिस्टेंस में, बाकी सारे रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होती रहेगी। तो ये दोनों केस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे घर में जो लाइट्स लगी होती हैं, जो फेस्टिवल में जो डेकोरेशन लाइट होती है, वो सब सीरीज कॉम्बिनेशन में होती है, इसलिए अगर एक भी बल्ब खराब होता है सब खराब हो जाता है। और जो हमारे घर में जो अप्लायंसेस लगे होते हैं वो सब लगे होते हैं हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जैसे कि अगर एक बल्ब हम बंद भी कर देते हैं तो तब भी सारे घर के बल्ब चलते रहते हैं।
तो ये मैंने लिख दिया, इसको आप लोग लिख भी सकते हैं। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इफ वन रेजिस्टेंस गेट ओपन, द करंट इन द होल सर्किट बिकम जीरो एंड द सर्किट स्टॉप वर्किंग, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इट इज नॉट हैपन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता कि एक बंद हो गया तो सारे बंद हो जाए,